my dear students, I am Mudita and you are here to join Mudita IS Warriors. So students, ये आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट असेसमेंट वर्कशीट 5 है जो आपको 14 सितंबर को करना है। असेसमेंट वर्कशीट आपकी 10 मार्क की है, इसको बहुत ही अच्छे से करें। तो इससे पहले जितने भी असेसमेंट आए हैं वो आप सबको प्रोवाइड किए गए हैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट में। आप लोग जाइए क्लास 10th असेसमेंट वर्कशीट वाली प्लेलिस्ट में जाओ और जो भी असेसमेंट आपने नहीं किया है उसे अच्छे से करके आप लोग रख सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। दिस वर्कशीट इज 10 मार्क्स की आपकी ये वर्कशीट है। दिस वर्कशीट हैज़ 10 क्वेश्चन डिवाइड इनटू 2 सेक्शन। 10 क्वेश्चंस हैं जिन्हें 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और सभी के मार्क्स उनके सामने दर्शाए गए हैं। सेक्शन 1 हमारा है असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, जो सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक होता है। एग्जाम में आपको असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन मैथमेटिक्स में भी ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं और हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है। सो पहला देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में लास्ट जो 3-2 वीडियो रही हैं आपकी वर्कशीट पे, उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। मतलब एक वीक में आपने जो भी पढ़ा था उसी पे बेस्ड आपसे ये क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं। इन क्वेश्चन 1 to 4 there is one assertion and one reason. Choose the correct answer for these question from the 4 option A B C D. So assertion and reason का हम कैसे ऑप्शन चूज करते हैं? अगर आपका assertion and reason दोनों करेक्ट होता है और आपका जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है, तब आप ए को चूज करते हैं। अगर हमारा 2 स्टेटमेंट दोनों सही हैं बट हमारा रीजन से एक्सप्लेनेशन नहीं देता तो हम बी को सेलेक्ट करते हैं। अगर हमारा ए जो है वो ट्रू है और बी फॉल्स है तो हम सी को चूज करते हैं, और ए फॉल्स है और आर ट्रू है तो हम डी को चूज करते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी। ओके, दिस इज योर 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे एक लाइन है परपेंडिकुलर और ये भी आपका क्या है 90 डिग्री है। अब आपके असर्शन बोल रहा है इन द फिगर ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल डी, ट्राइंगल बी, ये वाली जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है कौन सी ट्राइंगल के? सी ए बी, इस बड़ी वाली ट्राइंगल के। ओके, ये छोटी वाली जो ट्राइंगल है ये हमारी सिमिलर है बड़ी वाली ट्राइंगल के। ये है असर्शन। तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। रीजन हमें दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी। रीजन हमें दे रखा है कि अगर हम ट्राइंगल ए बी सी को देखें, ए बी सी को देखें, सो ए हमारा 90 डिग्री पे है। बोल रहा है कि ए 90 डिग्री पे है, ठीक है, और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी। AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे, ये बात भी ठीक है। असर्शन हमारा जो बोला है वो ठीक है, ये जो बोल रहा है वो भी ठीक है, लेकिन ये जो इसका रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको पता है कि कोई भी 2 ट्राइंगल को हम सिमिलर कब कहते हैं? जब वहाँ पे उसकी आपको सिमिलर के लिए वो 2 चीज़ें या 3 चीज़ें एटलीस्ट बताए। तो यहाँ पे उसने बोल रहा है कि A 90 डिग्री, वो तो एक ट्राइंगल में हो गया A 90 डिग्री, उससे हमारी दूसरी ट्राइंगल को क्या बेनिफिट हो रहा है? सो देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो वो हमसे एक उसे बताना चाहिए था कि साइड बराबर है, ठीक है। जैसे वो बता सकता था कि इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दोनों में ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड है वो कॉमन है, तो वो क्या बोल सकता था कि ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये दोनों में कॉमन है। इसके अलावा ये बोल सकता था कि यहाँ पे दोनों में हम देख सकते हैं 90 डिग्री हो रहा है, तब ट्राइंगल सिमिलर होती। यानी स्टेटमेंट हमारी दोनों करेक्ट हैं बट ये इसका सही जस्टिफिकेशन या सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऐसे केस में आप किसे सेलेक्ट करते हैं? ऐसे केस में आप बी को सेलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपका असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोल रहा है इन द फिगर एक्स एम अपॉन में एम वाई इज इक्वल टू एक्स एन अपॉन में एन जेड। ये यहाँ पे इसने हमें रेशो दे रखा है, देखते हैं क्या ये रेशो सही है। और इसके बाद सेकेंड में बोल रहा है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। सो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा डायग्राम, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम आउट करूंगी जिससे आप लोग देख सकें, और इस रेशो को मैं दोबारा से यहाँ पे लिख दूँ जिससे आप कंपेयर कर सकें। एक्स एम अपॉन में एम वाई इक्वल टू एक्स एन अपॉन में एन जेड। ओके, ये इन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है। अब देखिए
अगर हमारी कोई ट्राइंगल इस तरीके से होती है और यहाँ पे हमारी कोई लाइन, समथिंग लाइन, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो हमने पढ़ा है ये रेशो और ये रेशो ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग होता है, रेशोज बराबर होते हैं। सो अगर हम इस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग लिखें तो आप कैसे लिखोगे, एक्स एम अपॉन में एम वाई, ऐसे लिखोगे ना, एक्स एम अपॉन में एम वाई इज इक्वल टू क्या होगा, जेड एन अपॉन में एन वाई, जेड एन अपॉन में एन वाई। लेकिन इसने देखिए एक्स एम अपॉन में एम वाई को किसके बराबर लिख दिया है, एक्स एन अपॉन में एन जेड। तो यहाँ पे एक्स एन तो हो ही नहीं सकता, ये बोल रहा है कि एक्स एन, ऐसे बोल रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। जब आप इसका और इसका रेशो, ध्यान से देखिए भाई, जब आप इसका और इसका रेशो ले रहे हो तो आपका ये और ये रेशो होना चाहिए ना। यहाँ पे ये कहाँ से आ गया, यहाँ पे ये तो एल्टीट्यूड ले रहा है, एल्टीट्यूड यहाँ पे कैसे आ गया, अगर एल्टीट्यूड आ रहा है तो यहाँ पे भी या तो एल्टीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे दी है वो हमें गलत दे दी है। यहाँ पे आप जैसे ही इस चीज़ को आप इसका कॉरस्पॉन्डिंग रेशो लिखोगे वैसे ही आप पा जाओगे कि ये आपका स्टेटमेंट जो है गलत है। और m इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, m जो है वो मिड पॉइंट है, बोल रहा है साइड एक्स वाई, एक्स वाई वाली साइड पे जो ये वाला पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। तो दैट्स अ करेक्ट कि हमारी इस वाली लाइन पे m जो है मिड पॉइंट है, तो ये सही है। दैट मीन हमारा ये तो सही है बट ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा जब होता है तो हम किसको चुनते हैं, ए अगर फॉल्स हो जाता है तो दैट मीन हम डी को सेलेक्ट करते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन के लिए आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझ में आ गया, ये वाला आपका गलत है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। असर्शन आपको बोल रहा है ट्राइंगल एम ए पी एंड सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ बी बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटीज, ठीक है जी, ठीक है। चलिए अब इसको बना के देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि एक ट्राइंगल एम ए पी है, तो ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा नीचे मैं ड्रॉ करूँगी जिससे आप लोग को नज़र आ जाए। ओके, ट्राइंगल एम ए पी, एम ए एंड पी, और दूसरा ट्राइंगल हमें दे रखा है क्या, सी ओ बी, सी ओ बी। ये बी यहाँ पे लिख रही हूँ जिससे आपको ये स्टेटमेंट्स नज़र आए, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है जी, हमने मान लिया दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब बोल रहा है कि इन ट्राइंगल एम ए पी एंड सी ओ बी ए बराबर ओ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है जी। ये हमने पढ़ा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारी सिमिलर ट्राइंगल में बराबर होता है। बी बराबर पी, तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। सी बराबर एम, सी और एम बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको एंगल 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 सिमिलैरिटी नज़र आ रही है ना, तीनों एंगल्स आपको बता रहा है। जबकि बोल रहा है कि आपका जो ट्राइंगल एम ए पी है वो सिमिलर है सी ओ बी के बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। साइड एंगल साइड में क्या होना चाहिए था कि आपकी दो वो साइड्स बताता और एक एंगल बताता। तो यहाँ पे देखो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि इसके तीनों एंगल बराबर होंगे, तो कोई भी दो ट्राइंगल अगर हमारी सिमिलर होती हैं, ध्यान से समझिए, कोई भी दो ट्राइंगल अगर हमारी सिमिलर होती हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो बराबर होते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन ये इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपका क्या होना चाहिए था, दो से साइड्स बतानी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है जी। समझ गए कि दोनों चीज़ सही है लेकिन यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे रहा है। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेक्शन 2 में आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, 1 मार्क के हैं सारे, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने ऊपर सॉल्व कर लिए और यहाँ पे 7 क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है आपका, इन द फिगर आर एक्स इज पैरेलल टू वाई जेड। आपके पास ये लाइन है, ये है आर, ये है x, ये है y, ये है z, दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो गाइज हम लोगों ने पढ़ रखा है सिमिलैरिटी ट्राइंगल का कि अगर इस तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम वाली जो मिड पॉइंट थ्योरम बीपीटी आपने पढ़ी थी, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि दिस रेशो अपॉन में दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन में दिस। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे रेशो में लिखूँ तो कैसे लिख सकते हैं, WR ये वाला अपॉन में RY इक्वल्स टू WX अपॉन में XZ, ठीक है।
इस तरीके से हम रेशो लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यूज़ गिवन है उन वैल्यूज़ को लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे आपको ये 2 दे रखा है, ये 1.5 दे रखा है, ये 6.4 दे रखा है, और ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें m दे रखा है। तो m आपको फाइंड करना है। सो ये आप कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम फाइंड करके कैलकुलेट करके सॉल्व करके देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो ऑप्शन, यहाँ पे आपको ये m निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/6.4 इक्वल टू 1.5/m। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m इक्वल टू 1.5 इंटू 6.4, ठीक है। और अगर हम यहाँ से अगर 2 को हटाएं तो 2 यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब देखिए इसके साथ भी पॉइंट है, इसके साथ भी पॉइंट है, तो पॉइंट को हम हटा के नीचे क्या करेंगे, 10 इंटू 10 लगा देंगे। 10 इंटू 10 लगाएंगे। अब कैंसल आउट करो, जो जो कट रहा है, 2 1 जा 2, अब ये 64 बन गया है, तो ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 32 पे कैंसिल हो जाएगा। ये वाला 10 कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 5 पे, 32 हमारा 16 पे, ये वाला 10 भी 5 पे, ये हमारा कितने पे हो जाएगा, 8 पे हो जाएगा। तो ऊपर कितना हुआ, 8, 15 और नीचे कितना है, 5। सो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। 8 इंटू 5/5 हमारे पास बचेगा, 8 इंटू 5/5 इसको, ठीक है। आपको जब इसको जब आप इसे सही से कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा वैल्यू। तो इसका जो आंसर है फोर्थ का, इसका हमारे पास आएगा 4.8, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करके एक बार दोबारा चेक कर लें, 4.8 आएगा। मैंने इसको एग्जैक्टली सॉल्व किया था तो मेरे पास आ रहा था 8 इंटू 3/5, ठीक है। 8 इंटू 3/5 इतना आ रहा था। तो 8 16 24, 24/5। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे 24 5 से, तो 24 5 के टेबल में 24 कितने पे आता है, 4 पे आ जाता है आपका। 24 बचा, पॉइंट लगा के आप 0 लगाओगे, ठीक है। तो 8 पे 40 यानी 4.8। सो यहाँ पे आपका ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला हुआ है, इन ट्राइंगल CAM एंड सिमिलर टू SOB। अगेन यहाँ पे आपको बोल रखा है कि 2 ट्राइंगल हैं वो हमारी सिमिलर हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे A आपको 39, B 97 और C फाइंड करने को बोल रहा है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास CAM, सेकेंड वन हमारे पास कौन सी है, SOB। अब आपसे बोल रहा है कि A बराबर 39, A 39 मतलब ये 39 है, तो ये वाला जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ये भी आपका कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इसके बाद B 97 बोल रहा है, B ये हमारा 97 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। इसके बाद C वो हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इस तरीके से आप सिमिलैरिटी, पहले ही उसने बोल दिया कि 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं, और हम प्रॉपर्टी जानते हैं कोई भी 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर होती हैं तो उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। अब आपको ये 39 मिल गया, ये 97 मिल गया, थर्ड आप फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हम सभी जानते हैं कि 39 प्लस 97 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 39 प्लस 97, तो 7 7 14 15 16, ओके 16 और 9 10 11 12, और यहाँ पे हो जाएगा 136 प्लस C। इन दोनों को ऐड करके देख लो आप, 7 प्लस 7 14 15 16 का 6, 1 कैरी गया, 9 10 11 12 एक 13, 136 प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 136। 136 माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया, आपके पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे हो गया 7 में से 3 गया 4, 1 में से 1 गया, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। तो अब आप इसका आंसर मेरे को बता सकते हो, इसका आंसर क्या होगा फिफ्थ के लिए। सो फिफ्थ के लिए आपका आंसर होगा 44, जो कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 44। कैलकुलेट करके देखें तभी आंसर लगाएं, तो यहाँ पे आएगा आपका बी यानी 44 डिग्री, जो हमारा सी है, सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसके बाद हमें 6th क्वेश्चन में बोला हुआ है, इन ट्राइंगल BCD, आपके पास ट्राइंगल है BCD, BP बराबर PC एंड BQ बराबर QB। यहाँ पे आपको ट्राइंगल गिवन नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल हम ऐसे बना के देख लेते हैं। बोल रहे हैं पी क्यू पैरेलल टू सी डी, बी सी डी आपके पास ट्राइंगल है बी सी डी और सी डी के पैरेलल लाइन है पी क्यू। और अब आपसे बोल रहा है कि बी पी अपॉन में पी सी, दिस अपॉन में दिस इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन में क्यू डी। ठीक है, ये हमारा सिमिलर रेशो बराबर है। ठीक है, ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल हैं। तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम से क्या पढ़ा था कि अगर हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके रेशोस बराबर होते हैं। और हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या पढ़ा था कि अगर हमारे रेशो जो हैं वो गिवन है तो हमारे जो ट्रायंगल है वो पैरेलल होगी। तो ये यहाँ पे क्या है, ये पाइथागोरस का स्टेटमेंट है या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी या बीपीटी थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है या कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको एग्जैक्टली स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, दिस इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। सो बीपीटी थ्योरम का ये कन्वर्स यानी कि डी आपका सही आंसर होगा। 7 क्वेश्चन में बोल रखा है कि ट्राइंगल एल ए जी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल ए जी, यू हैव अ ट्राइंगल एल ए जी जिसका एरिया कितना है, एरिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया की बात कर रहा है और इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसके बाद एक दूसरी ट्राइंगल है जिसमें डब्ल्यू वाई आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है और उसका एरिया फाइंड करने को बोल रहा है। तो इसके बीच में हमने डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा था। आपके पास 2 ट्राइंगल हैं, ठीक है, ध्यान से आपको समझना है। 2 ट्राइंगल हैं, एक आपके पास है एल ए जी एंड सेकेंड ट्राइंगल आपके पास कौन सी है, डब्ल्यू एक्स वाई। तो ये आपकी हो गई डब्ल्यू एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि इसका एरिया जी हमने कितना दे दिया है, 81 दे दिया है। इसका एरिया आप फाइंड करिए अगर इसकी एल जी साइड हमारी 6 है और इसकी आपकी डब्ल्यू वाई 4 है। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। यू हैव अ 2 ट्राइंगल गिवन, इसका एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है, इसकी साइड और इसकी साइड आपको बताई हुई है। तो हमने डायरेक्ट पढ़ा था कि एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल्स टू साइड 1 अपॉन में साइड 2, इसका क्या था, स्क्वायर था। जो रेशो होगा किसी भी ट्राइंगल का उसकी साइड का स्क्वायर हम लेते हैं। तो यहाँ पे हमको यही चीज़ अप्लाई करनी है कि एरिया हमें क्या दे रखा है, एक का एरिया हमें दे रखा है 81, क्या एल ए जी वाली ट्राइंगल का एरिया 81 दे रखा है और डब्ल्यू एक्स वाई का एरिया हमें क्या करना है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, 6 अपॉन में 4, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 81 अपॉन में जो आपको एरिया फाइंड करना है वो अपॉन में 36/16। अब 36/16 को थोड़ा सा कट करके लिख लेंगे, ये 4 पे और ये 9 पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 81 बाय एरिया इक्वल टू 9/4। अब आप इसको कैंसिल कर दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, हमारे पास अभी क्या आया था, हमारे पास आया था 81 बाय एरिया इक्वल टू 9/4। अब एरिया इक्वल टू जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे एरिया आ जाएगा और यहाँ पे 81 इंटू 4/9। सो 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81 और 9 4 जा आपके पास कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सो 36 आपको कहाँ पे गिवन है, डी ऑप्शन में गिवन है। सो डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है, समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद 8 में बोल रहा है अ लैडर इज प्लेस अगेन अ वॉल ऑन अ ग्राउंड। आपने एक लैडर को प्लेस किया है, लैडर इस तरीके से आपने प्लेस की है। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लैडर, यह आपकी क्या है, लैडर है। सो जो एंगल बनेगा लैडर एंड ग्राउंड, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि आपके पास एक लैडर है, ठीक है जी, ये है लैडर, ये है हमारी वॉल और ये है हमारा ग्राउंड। तो बोल रहा है कि लैडर और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बनता है, किसके बीच में, लैडर और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बनता है वो कैसा होता है, राइट एंगल होता है। ये वाला एंगल आप लोग बताइए कैसा है, राइट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज या स्ट्रेट। सो ये आप लोग देख सकते हो ये कौन सा है, एक्यूट एंगल है ना, ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे कौन सा बनता है, एक्यूट बनता है। तो 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 9 में बोला है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फ्रॉम एफ जी एच एफ
एच स्क्वायर इक्वल टू दिस। यहाँ पे आपको पाइथागोरस लगा के बता रखी है, तो इसके लिए आपको एफ जी एच डायग्राम बनाना होगा, तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। एफ जी एच के लिए हम बनाएंगे डायग्राम। तो हमारा होना चाहिए एक साइड हमारा एफ, ठीक है, यहाँ पे अगर हम एफ को रखते हैं, ओके, यहाँ पे जी को रखते हैं और यहाँ पे एच रखते हैं, देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है। एफ जी का स्क्वायर, एफ जी लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। ओके, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आपको साइड्स रखनी है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है एफ जी लॉन्गेस्ट, तो एफ जी और इसको हम रखते हैं एच। अब देखिए एफ जी का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू एफ एच स्क्वायर और दिस। हाँ ठीक है, अब सही है। अब बोल रहा है कि एच आपका 90 डिग्री है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, तो एच आपका 90 डिग्री है तो सही है, एच पे 90 डिग्री बन रहा है। एफ एच इज हाइपोटेन्यूज। अब आपसे बोल रहा है एफ एच हाइपोटेन्यूज है। देखिए एच पे 90 डिग्री बनेगा तो एफ एच तो हाइपोटेन्यूज हो ही नहीं सकता, ये स्टेटमेंट गलत। अब बोल रहा है एफ एच जो है वो छोटा है एफ जी से, तो सही बात है, एफ जी हमारी लॉन्गेस्ट साइड है, ये भी सही है। इसके बाद बोल रहा है एफ जी इज अ हाइपोटेन्यूज, एफ जी हाइपोटेन्यूज है, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, बी गलत है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा गलत है, बी गलत है, तो बी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे 10th क्वेश्चन बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनका पेरीमीटर हमको दे रखा है 56 एंड 35, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल में बोल रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर हमसे वो बोलता है कि पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल है पी क्यू आर, देन इक्वल टू इसकी साइड ए बी अपॉन में पी क्यू, ठीक है। तो इनके बीच में हमारे पास रिलेशन क्या होता है पेरीमीटर का, कि यहाँ पे जो इनकी साइड्स होगी ना, अगर हमें पेरीमीटर गिवन है तो एरिया के लिए जो इसकी साइड होगी 56 बाय 35, ओके, सो 56 बाय 35, तो इसका जो है स्क्वायर होगा, ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ऐसा हमारा रिलेशन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें 56 बाय 35, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 56 बाय 35, ये हमसे पूछ रहा है रेशो ऑफ एरिया, ठीक है, रेशो ऑफ एरिया हमसे पूछ रहा है, उसकी एरिया का रेशो क्या होगा। तो पहले तो आप इसको कट कर लो, ये कौन से टेबल से हमारा कट रहा है, तो सबसे पहले ये अगर हम कट करेंगे 7 के टेबल से, तो 7 5 जा 35 और 7 8 जा कितना होता है 64 होता है। तो पहले तो इसका जो हमारे पास रेशो है वो क्या है 8/5 है। अब 8/5 का स्क्वायर जो होगा वो इसके एरिया के बराबर होगा। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे हमें जो रेशो दिया है वो 56/35 दिया है, इसके स्क्वायर के बराबर होगा किसका, एरिया ऑफ रेशो जो ये हमसे पूछ रहा है। तो 56/35 को पहले हम कैंसिल कर लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 8/5 और 8/5 का स्क्वायर, 8/5 का स्क्वायर यानी कि 8 जा आपके पास कितना हो जाएगा 64 और 5 जा 25, 64/25 आपका आंसर होना चाहिए, 64/25 आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन 64/25 यहाँ किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, ठीक है, 64/25 यहाँ किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो अगर अकॉर्डिंग टू हम कॉन्सेप्ट पे जाएं तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन। सो अगर मैं यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन बताऊंगी तो वो गलत होगा। अब पता नहीं आपको डीओई कौन सा ऑप्शन सही बोलता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो आप अपने टीचर्स को बोल दें कि यहाँ पे जो मैम आंसर होगा वो 64/25 होगा, बट ऑप्शन गिवन नहीं है। अगर हम केवल रेशो बताएं तो रेशो तो हमारा 8/5 हो जाएगा, लेकिन उसका स्क्वायर के बराबर होता है, तो उसका स्क्वायर 64/25 हुआ, तो ये तो आंसर गिवन ही नहीं है। तो हम क्या करें, तो वो आपको जो भी बोलते हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसके लिए डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ रेशो बोलेगा तो आप सी, लेकिन वो गलत हो जाएगा,
ठीक है, तो मैं इसका बस आंसर आपको बताऊंगी 64/25 ये इसका आंसर है, क्योंकि स्क्वायर के बराबर होता है। इन्होंने बस 8/5 दे दिया, स्क्वायर किया नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ये थी आपकी कंप्लीट असेसमेंट वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आ गई हो। तो आपको वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दें। और यहाँ पे आपको क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स टर्म 1 के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वीडियोस और पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।